Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about euthanasia of rabid and dangerous dogs allowed by Supreme Court. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian Polity. देखिए थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। 7 नवंबर को लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, उनको डायरेक्शंस दिए कि उनको ये 5 चीजें करनी है, इंश्योर करानी है। पहला, रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम हाई फुटफॉल पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहां से स्ट्रे डॉग्स को पहले कैप्चर करना है, फिर उनको स्टेरलाइज करना है ताकि उनकी बर्थ कंट्रोल हो पाए, आगे वो मल्टीप्लाई ना करें। साथ ही साथ उनको वैक्सीनेट करना है एंड देन दे हैव टू बी शिफ्टेड टू सम रिहैबिलिटेशन सेंटर। दैट मीन्स दीज स्ट्रे डॉग्स शुड नॉट बी रिलीज्ड बैक इन द सेम एरिया जहां से उनको कैप्चर किया गया था। In some cases where the dog is rabid, very much ill, incurably ill, उसका इलाज नहीं किया जा सकता और वो काफ़ी डेंजरस हो चुका है, अग्रेसिव हो चुका है, उस केस में उसका यूथेनेसिया किया जाना चाहिए। ह्यूमेन यूथेनेसिया मीन्स जितना हो सके उतना पेन को मिनिमाइज करते हुए द डॉग शुड बी किल्ड, ह्यूमेन यूथेनेसिया। उसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होना चाहिए जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ की जा सके, स्टेरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ डॉग्स को कैप्चर करके रखा जा सके, रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए। ये सब काम होंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पे। साथ ही साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको इंश्योर कराना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एंटी रैबीज वैक्सीन हो, साथ ही साथ इम्यूनो ग्लोबुलिन availability भी हो। Immunoglobulin is a kind of antibody which helps in case of any infection, in case of any virus, parasite या bacterial infection। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम आदेश दिए आफ्टर डेथ ऑफ अ 6-year-old गर्ल इन दिल्ली बिकॉज ऑफ बाइटिंग ऑफ अ डॉग। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर अंडर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये डायरेक्शंस दिए। आपको पता है कि 142 आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कैन रिलीज सर्टेन ऑर्डर विच विल हैव ग्रेविटी ऑफ एनी ऑर्डिनरी लॉ। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रिलीज किया। अब इस डायरेक्शन को लेकर के फिर कई सारे पिटीशंस फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पे रिक्वेस्ट किया गया कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट थोड़ा मॉडिफाई करे, चेंज करे। कई सारे एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स एंड एनजीओज ने पिटीशन फाइल किए, मॉडिफिकेशन पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट इट्स 7 नवंबर 2025 ऑर्डर। इस पिटीशन में इन पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि जो कानून है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इस कानून के अंतर्गत एक रूल रिलीज किया गया था, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल इन द ईयर 2023। ये एबीसी रूल, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल कहता है कि द कैप्चर्ड डॉग्स शुड बी स्टेरलाइज्ड, वैक्सीनेटेड एंड देन रिटर्न टू द सेम एरिया, नॉट रिलोकेशन या नॉट यूथेनेसिया, इवन इफ इट इज ह्यूमेन यूथेनेसिया। तो मेन डिफरेंसेस आ गए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में और ये एबीसी रूल में विथ रिस्पेक्ट टू रीलोकेशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से किसी पब्लिक प्लेस पे, हाई फुटफॉल पब्लिक प्लेस से अगर स्ट्रे डॉग्स को कैप्चर किया जाता है तो दे मस्ट नॉट बी रिटर्न टू द सेम प्लेस, उनको कहीं और रिलोकेट किया जाना चाहिए। जबकि जो एबीसी रूल है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट, वो कहता है कि स्टेरलाइज करें, वैक्सीनेट करें, देन रिटर्न टू द सेम प्लेस, नॉट रिलोकेशन। तो इस
ग्राउंड पे कि जो कानून पहले से है उसके अंतर्गत जो रूल है दैट इज डाइवर्जेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, इसके बेसिस पे पिटीशन फाइल किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया। रिसेंट न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू मॉडिफाई इट्स 2025 ऑर्डर, जो उसने नवंबर महीने में उन्होंने रिलीज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे आर्गुमेंट दिया है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज राइट टू लिव विथ डिग्निटी necessarily includes the right of every citizen to move freely and access public spaces without living under constant apprehension of physical harm। और ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, खासकर रैबिड एग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स मूविंग इन public places, especially public places with high footfall, these stray dogs are threat to rights of Indian citizen that guarantees them to move freely and access public places। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है इफ these dogs are allowed to stray in हाई फुटफॉल पब्लिक प्लेसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी कानून को बदल भी सकती है, उसके कुछ कंटेंट को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है, बिकॉज इन इंडिया नाउ वी फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये आर्गुमेंट जस्टिफाइबल नहीं है कि कानून है ऑलरेडी तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून से थोड़ा अलग जाकर के आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ऐसा दे सकती है फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस विदाउट फियर, इस अधिकार को इंश्योर कराने के लिए डॉग्स मस्ट बी रीलोकेटेड, दे नॉट मस्ट बी रिलीज टू द सेम प्लेस। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 1, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं ठीक कर दूंगा। सेकंड टॉपिक इज अबाउट थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्डिक कंट्रीज होते कौन कौन से हैं, पहले वो समझते हैं। देखिए, ये 5 देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ये 5 देश मिलकर के बनाते हैं नॉर्डिक ग्रुप। उसके अलावा देर आर सम ऑटोनोमस रीजन ऑल्सो, जैसे ग्रीनलैंड है ऑटोनोमस बट ओवरऑल अंडर सोवरेनिटी ऑफ डेनमार्क। दूसरा है फरो आइलैंड, अगेन ऑटोनोमस रीजन है बट अंडर सोवरेनिटी ऑफ डेनमार्क। इसके अलावा आइलैंड आइलैंड है, इट इज अगेन ऑटोनोमस रीजन अंडर सोवरेनिटी ऑफ फिनलैंड। एक यहाँ पे स्वालबार्ड है, स्वालबार्ड ऑटोनोमस रीजन भी नहीं है, इट बिलोंग्स टू नॉर्वे। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा स्वालबार्ड बिलोंग्स टू नॉर्वे, क्योंकि ये पूरा रीजन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की मैपिंग अच्छे से करनी है, इसको अपने मैप में भी अच्छे से देख करके जाइएगा। ग्रीनलैंड के आसपास के रीजन्स को भी ध्यान से देख लीजिएगा, बफिन बे एंड ऑल। यू नो ग्रीनलैंड इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ थ्रेट बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू द नाटो ग्रुप रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तमाम आसपास के पासेस, बे, इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा। कमिंग बैक टू द नॉर्डिक कंट्रीज, दिस 5 कंट्रीज एंड सम ऑटोनोमस प्लेसेस कलेक्टिवली फॉर्म नॉर्डिक ग्रुप। नॉर्डिक ग्रुप्स ने आपस में, नॉर्डिक कंट्रीज ने आपस में एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है नॉर्डिक काउंसिल। नॉर्डिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। स्वीडन इज द लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज एज वेल एज एरिया वाइज। उसके अलावा आइसलैंड इज द स्मॉलेस्ट एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, डेनमार्क इज स्मॉलेस्ट एज फार एज एरिया इज कंसर्न्ड। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, ये 3 देश आप जो देख रहे हैं, एनएसडी आप इनको कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, टुगेदर दे आर आल्सो नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जैसे ब्रिटेन के अंदर है, जबकि फिनलैंड में और आइसलैंड में रिपब्लिकन सिस्टम है। फिनलैंड एंड आइसलैंड है रिपब्लिकन सिस्टम। एक और बात जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि आइसलैंड का जो पार्लियामेंट है जिसका नाम है एल्थिंग,
It is regarded as world's oldest surviving parliament. It was established in 1930 1930 I'm so sorry 930 एडी में आइसलैंड का पार्लियामेंट एस्टैब्लिश किया गया था. इट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पार्लियामेंट. तो ये सब कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्डिक कंट्रीज. 5 देश मिलाकर के नॉर्डिक बनाते हैं, ये 3 देश एनएसडी मिलाकर के स्कैंडिनेवियन बनाते हैं. नॉर्डिक कंट्रीज इस साल इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है, ही विजिटेड फर्स्ट स्वीडन. उसके पहले तो वो नीदरलैंड्स गए थे, उसके बाद वो स्वीडन गए. स्वीडन के बाद ही वेंट टू नॉर्वे, और नॉर्वे में थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट कराई गई है, जिसको ओस्लो समिट भी कहा जा रहा है, बिकॉज नॉर्वे के कैपिटल सिटी ओस्लो में कराया गया ये थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, ओस्लो समिट. अब ओस्लो समिट या थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लीजिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी नॉर्वे गए हैं, दिस visit has made that this visit is significant because it is for the first time in last 40 years that an Indian Prime Minister is in Norway. The last trip was made by Indira Gandhi ji in 1983. अब जो इंडिया नॉर्डिक समिट हुई है, थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट नॉर्वे में, उसमें क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं वो समझते हैं. तो स्ट्रैटेजिक अपग्रेडेशन. नाउ the ties between India and Nordic countries has been elevated to green technology and innovation strategic partnership. उसके अलावा कल ही हमने देखा था कि नॉर्वे के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हमने साइन किया है. अब ओवरऑल इंडिया नॉर्डिक ग्रुप के बीच में ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी. उसके अलावा एक लीड आईटी 2.0 प्लेटफॉर्म है. ये लीड आईटी 2.0 प्लेटफॉर्म भारत और स्वीडन ने मिलकर के लॉन्च किया था इन 2023 एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएई, अबू धाबी में. वहां पे भारत और स्वीडन ने मिलकर के लॉन्च किया था लीड आईटी 2.0, जिसका लक्ष्य है टू हेल्प हेवी इंडस्ट्रीज टू रीच नेट जीरो बाय 2050. तो भारत और स्वीडन ने मिलकर के लॉन्च किया था लीड आईटी 2.0. यहाँ इस रिसेंट इंडिया नॉर्डिक समिट में आइसलैंड ऑल्सो has decided to be part of Lead IT 2.0. तो सिंस भारत और स्वीडन ने मिलकर के लॉन्च किया, इसमें भारत भी है, इस कारण से ये लीड आईटी 2.0 इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि लीड आईटी 2.0 को आइसलैंड ने ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है ड्यूरिंग थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट. मैरीटाइम एंड ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करते हुए नाउ बोथ साइड्स इंडिया एंड नॉर्डिक ग्रुप हैव कमिटेड दैट दे विल स्टिक टू हांगकांग कन्वेंशन. So Hong Kong Convention has been signed under IMO, International Maritime Organization, which aims at ensuring that the commercial shipping remains environment friendly. उसके अलावा both sides have also talked about importance of UN reform. UN को ज़्यादा डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव बनाने की जरूरत है, खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को. इस थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट में यह भी फैसला किया गया है कि द नेक्स्ट समिट will be held in Helsinki, Finland in 2030. तो अभी तक 3 समिट हुए हैं. पहला समिट हुआ स्टॉकहोम स्वीडन में 2018 में, दूसरा समिट हुआ कोपेनहेगन डेनमार्क में 2022 में, तीसरा समिट अभी हुआ ओस्लो नॉर्वे में 2026 में. नेक्स्ट समिट प्रोबेबली विल बी हेल्ड इन 2030 हेलसिंकी फिनलैंड. यहां होगा. इस साल कहां हुआ, यहां पे. ठीक है, तो इस साल कहाँ हुआ वो याद रखिएगा, नेक्स्ट कहाँ होगा वो भी याद रखिएगा. इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें. यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चंद्रयान 3's हॉप एक्सपेरिमेंट हैज रिवील्ड मून्स सरफेस. इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं कि चंद्रयान 3 का हॉप एक्सपेरिमेंट है क्या. देखिए, चंद्रयान 3 was a lander mission on the moon surface. साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया. हमारा चंद्रयान 3 के अंदर जो विक्रम लैंडर था उसने शिव शक्ति पॉइंट पे लैंड किया 23 अगस्त 2023 को.
जिसको हम लोग नेशनल स्पेस डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। ये सब तो आपको बात पता ही है। चंद्रयान 1 भेजा गया था 2008 में, दैट वाज एन ऑर्बिटर मिशन। देन 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया था, जो एक ऑर्बिटर मिशन भी था, साथ ही साथ उसमें लैंडर एंड रोवर भी थे, लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान। बट चंद्रयान 2 कुड नॉट लैंड सॉफ्ट लैंड ऑन द मून सरफेस, इसलिए चंद्रयान 2 का जो लैंडर एंड रोवर मिशन है वो फेल हुआ। चंद्रयान 2 का सिर्फ ऑर्बिटर मिशन ही सक्सेसफुल हुआ। देन चंद्रयान 3 वाज सेंट इन 2023, जिसमें ऑर्बिटर मिशन नहीं था, क्योंकि ऑर्बिटर तो चंद्रयान 2 का ही ऑलरेडी फंक्शनल था। चंद्रयान 3 हैड लैंडर एंड रोवर। तो चंद्रयान 2 में जो काम आधा रह गया, लैंडर एंड रोवर को हम लोग नहीं सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करा पाए थे मून सरफेस पे, वो हमने सक्सेसफुली कराया चंद्रयान 3 में। 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग हुई ऑन साउथ पोल ऑफ मून एट शिव शक्ति पॉइंट। ये सब तो आप जानते हैं। अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लगभग 10-11 दिनों के बाद 4 सितंबर को इसरो ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया विद द विक्रम द रोवर। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हॉप एक्सपेरिमेंट। इस हॉप एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत विक्रम विक्रम द लैंडर, ऑफ कोर्स लैंडर, विक्रम लैंडर था और उसके साथ अटैच था प्रज्ञान द रोवर। तो विक्रम द लैंडर के साथ एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया इसरो ने ऑन 4 सितंबर 2023। हॉप एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत किया क्या गया कि इस विक्रम द लैंडर को इग्नाइट किया गया। उसके अंदर थोड़ा बहुत रेजिडुअल फ्यूल रह गया था, जानबूझ करके रखा गया था। उस फ्यूल को इग्नाइट करके इस विक्रम द लैंडर को थोड़ा लिफ्ट कराया गया। इट वॉज लिफ्टेड अप टू अबाउट 40 सेंटीमीटर, एलिवेशन 40 सेंटीमीटर का हुआ, एंड इट लैंडेड अबाउट 30 to 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसको लिफ्ट कराया गया और 40 सेंटीमीटर के आसपास लिफ्ट हुआ, और अपने ओरिजिनल पोजीशन जहां से लिफ्ट हुआ था उससे 30 से 40 सेंटीमीटर आगे जाकर के दोबारा विक्रम द लैंडर लैंड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हॉप एक्सपेरिमेंट से विक्रम द लैंडर को एक बार फिर से लैंड कराया गया मून सरफेस पे। इसको इग्नाइट किया गया और फिर लैंड कराया गया मून सरफेस पे। तो ये जो छोटा सा हॉप एक्सपेरिमेंट था, इट इज इंपॉर्टेंट। इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ये है कि फ्यूचर में जो सैंपल रिटर्न मिशंस होंगे, जिसका लक्ष्य होगा मून से सैंपल लेकर के अर्थ पे आना, चंद्रयान 4 का ये लक्ष्य है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी वैलिडेशन था। फ्यूचर ह्यूमन मिशंस टू मून, जब भारत इसरो भेजेगा, भारत का स्पेस एजेंसी इसरो भेजेगा मून सरफेस पे अपने ह्यूमंस को, एस्ट्रोनॉट्स को, तो उनको वापस से रिटर्न लाने के लिए इस तरीके का हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि वो मून से टेक ऑफ कर पाए। अदर प्लैनेटरी मिशंस फ्रॉम मून, मून से किसी और प्लैनेट के ऊपर, मार्स के ऊपर और कहीं और हमें मिशंस भेजने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि इस तरीके का हमारे पास लिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हो फ्रॉम द मून सरफेस। अब देखिए, एक और रिपोर्ट अभी आई है विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉप एक्सपेरिमेंट, कि जब हॉप एक्सपेरिमेंट हुआ तो विक्रम द लैंडर के अंदर से जो प्लूम निकला, इस तरीके की जो गर्म हवा निकलती है किसी भी रॉकेट के अंदर से, तो उसको कहा जाता है प्लूम। वैसे ही इस विक्रम लैंडर के अंदर जब फ्यूल बर्न हुआ तो उसके अंदर से जो प्लूम निकला, फास्ट मूविंग एयर, एग्जॉस्ट एयर, उस प्लूम के कारण मून सरफेस का ऊपर का 3 सेंटीमीटर का लेयर रिमूव हो गया। जस्ट लाइक वैक्यूम क्लीनर, दिस टॉप 3 सेंटीमीटर ऑफ layer of moon surface was removed और beneath surface was exposed। और इसकी मदद से जो विक्रम लैंडर पे लगा हुआ चैस्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसने मून सरफेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके अर्थ पे रिले किया। और हमें इस हॉप एक्सपेरिमेंट से ये बात पता लग गई कि मून का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो लूज है, फ्लफी है। वो 3 से 4 सेंटीमीटर का टॉप मोस्ट लेयर है, वो काफी लूज है, फ्लफी है। उसके नीचे एक डेंस कॉम्पैक्ट लेयर होता है, जैसे केक होता है, केक का ऊपर वाला लेयर क्रीम है और नीचे हार्ड सरफेस है, वैसा ही केक जैसा ही स्ट्रक्चर है। टॉप सरफेस इज लूज एंड फ्लफी, उसके नीचे का जो सरफेस है दैट इज वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। दैट हैज ऑल्सो बीन रिवील्ड विथ हेल्प ऑफ हॉप एक्सपेरिमेंट। तो विक्रम लैंडर हॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस तरह से टेक ऑफ किया,
30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पे जाके लैंड हुआ, लेकिन उसी प्रोसेस में मून सरफेस को भी स्टडी कर लिया विक्रम लैंडर से कनेक्टेड जो इंस्ट्रूमेंट था, चास्ट इंस्ट्रूमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट शुगर एक्सपोर्ट बैन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए न्यूज ये है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर, किसी भी तरीके का रॉ, व्हाइट, रिफाइंड शुगर के एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है टिल 30th September 2026। तो शुगर हैज बीन नाउ पुट इनटू प्रोहिबिटेड कैटेगरी। देखिए एक्सपोर्ट को लेकर के 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फ्री कैटेगरी जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, आप जितना चाहें उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड कैटेगरी मतलब आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो शुगर को रिस्ट्रिक्टेड से निकाल करके प्रोहिबिटेड में रख दिया गया। एंड कैनलाइज्ड कैटेगरी मतलब एक्सपोर्ट किया जा सकता है बट ओनली थ्रू सम गवर्नमेंट एजेंसीज या ऑथोराइज्ड एजेंसीज बाय द गवर्नमेंट। तो वैसे प्रोडक्ट्स को रखा जाता है इन कैनलाइज्ड कैटेगरी। Sugar has been put into prohibited category means no export till 30th September 2026। शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर पूरी तरह से बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस साल एल नीनो का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एल नीनो का इंपैक्ट मतलब वीक मॉनसून, वीक मॉनसून मतलब एग्रीकल्चरल आउटपुट रिड्यूस हो सकता है। तो इस कारण से भारत के अंदर जब एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होगा तो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन देखने को मिल सकते हैं। तो भारत सरकार चाहती है कि शुगर केन का ज्यादा हम खुद के देश में बफर स्टॉक बनाए रखें। साथ ही साथ आपको पता है फर्टिलाइजर सप्लाई भी रिस्ट्रिक्टेड हुआ है, तो शुगर केन का प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इनफ बफर स्टॉक इन इंडिया इटसेल्फ, एक्सपोर्ट बैन हैज बीन ब्रॉट। अगर शुगर प्रोडक्शन में हम करंट स्टेटस देखें भारत का, तो इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर। ये भी एक बड़ा कारण है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन भारत में बढ़ने का। शुगर कंजम्पशन में हम सबसे आगे हैं। वी आर थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ शुगर आफ्टर ब्राजील एंड थाईलैंड। थाईलैंड और भारत में एकदम नेक टू नेक फाइट रहता है, कभी थाईलैंड दूसरे नंबर पे आ जाता है, कभी भारत दूसरे नंबर पे आ जाता है, लेकिन ब्राजील इज अनडिस्प्यूटेड लीडर एज फार एज प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज कंसर्न। भारत के अंदर अगर बात करें तो जनरली तो उत्तर प्रदेश आगे रहता है शुगर केन प्रोडक्शन में, बट इन द सीजन 25-26 महाराष्ट्र हैज ऑफिशियली रिक्लेम्ड इट्स स्टेटस एज इंडियाज लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर द सीजन 25-26। शुगर केन क्रॉप की प्रॉब्लम्स क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो शुगर केन इज वाटर गजलिंग क्रॉप, वाटर इंटेंसिव क्रॉप। इसको बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है। 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन को लगभग उतना पानी चाहिए जितना 25 हेक्टेयर ऑफ पिजन पी को पानी चाहिए। तो वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। प्लस शुगर से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, शुगर केन को कितने प्राइस पे प्रोक्योर किया जाएगा बाय शुगर मिल्स, उसको तय करती है भारत सरकार। जैसे एमएसपी होता है फॉर 23 डिफरेंट क्रॉप, शुगर केन के लिए होता है एफआरपी, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कि किस प्राइस पे शुगर केन को प्रोक्योर करेंगे शुगर मिल्स। अब जो एफआरपी तय करती है भारत सरकार, उससे ज्यादा फिर एक प्राइस तय कर देती है स्टेट गवर्नमेंट्स। उस प्राइस को कहा जाता है स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। स्टेट एडवाइज प्राइस आर जनरली वेरी हायर देन एफआरपी, क्योंकि पॉलिटिकल इशू है। जितना ज्यादा हम बोलेंगे एसएपी, उतना ज्यादा फार्मर्स का सपोर्ट मिलेगा, वोट मिलेगा। बट इस चक्कर में होता है क्या कि मिल्स जो शुगर केन प्रोक्योर करते हैं उनको फिर बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट देना पड़ता है। इस कारण से शुगर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है भारत के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होने के कारण हम लोग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर रहे हैं टू अदर कंट्रीज, और हमारा एक्सपोर्ट धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। सो दीज आर सम कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू शुगर केन प्रोडक्शन। रिसेंट टाइम में शुगर केन प्रोडक्शन को लेकिन एक बेनिफिट भी हुआ है, एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी, जहां पे 20% ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसमें शुगर मिल्स से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है, शुगर केन्स को से ही एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और भी कई सारे स्टार्च रिच प्रोडक्ट्स हैं जिससे शुगर केन एथेनॉल प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर शुगर केन इज वन मेजर सोर्स जहां से एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के कारण शुगर केन प्रोडक्शन को रिसेंट टाइम में थोड़ा बूस्ट मिला है। अदरवाइज शुगर केन प्रोडक्शन वाज
फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वाटर अवेलेबिलिटी हो, लेकिन एक सपोर्ट मिला रिसेंट टाइम में बिकॉज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। देखिए होता क्या है, शुगर केन को जब शुगर मिल में लाया जाता है तो उससे क्या होता है कि उसका जब उसको क्रश किया जाता है तो उससे एक लिक्विड फॉर्म में इस तरीके से मोलासेस निकलते हैं, और सॉलिड रेजिड्यू जो रह जाता है उसको कहा जाता है बगास। बगास is diluted with some acid, some pre-treatment is done, and it is used as fiber. This bagasse can be used for ethanol production. तो इस बगास से हम लोग एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो मोलासेस होता है इसका फिर थोड़ा फर्मेंटेशन वगैरह करके यहीं से शुगर या फिर जैगरी प्रोड्यूस किया जाता है। इवन मोलासेस कैन बी यूज्ड फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। मोलासेस से भी एथेनॉल प्रोडक्शन हो सकता है, बगास से भी एथेनॉल प्रोडक्शन हो सकता है। मोलासेस से शुगर भी प्रोड्यूस होता है, जैगरी भी प्रोड्यूस होता है। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करें। यूपीएससी ने साल 2013 में पूछा था। ध्यान रहे मोलासेस से कोई फर्टिलाइजर वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो बगास है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसको बर्न करके एनर्जी भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो डिस्कशन हमने किया कि शुगर केन का कैटेगरी को मूव किया गया है फ्रॉम प्रोहिबिटेड टू रिस्ट्रिक्टेड, उससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, उन सब क्यों किया गया है और क्या असर पड़ सकता है, उसके ऊपर ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप इसको अटेम्प्ट करें, इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स आल्सो। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत ने नॉर्वे के साथ साइन किया। इसके पहले भारत का डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुआ था 2020 में। तो करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली। वैन एलन रेडिएशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हेज हॉग एंड पैंगोलिन ये दोनों अपने आप को इनसे रोल अप कर लेते हैं इन केस ऑफ सम थ्रेट। एंड with respect to free flow of Indian fall of Indian currency, both statements are correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.